स्वागत है मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो जैसा कि बच्चों हम लोग इकोनॉमिक्स का 9 क्लास के इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर अध्ययन कर चुके हैं और अब आते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है मानव संसाधन। फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग अध्ययन कर चुके थे उसका नाम था बिहार के एक गांव की आर्थिक कहानी। उसको हम लोग सभी प्रश्नों का हल भी कर चुके हैं और सब उसको पढ़ भी चुके हैं। अब आते हैं दूसरे चैप्टर की ओर रुख करते हैं, जिसका नाम है मानव संसाधन। मानव संसाधन जो कि हम लोग साधन के तौर पर देखें तो साधन कई प्रकार के होते हैं और हर चीज़ को मतलब हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पहले जानेंगे संसाधन होता क्या है। तो हम लोग ये नया टर्म जो है ना, ये मानव और संसाधन के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो हम लोग परिभाषित तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि संसाधन संसार की वो सारी वस्तुएं जिसका हम प्रयोग अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। तो संसाधन को तो हम लोग समझ ही गए। परिभाषित तौर पर हम लोग लिख सकते हैं कि संसार की वो सभी वस्तुएं जिसको हम लोग अपने उपयोग में लाएंगे उसको संसाधन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर है मानव संसाधन कैसे हो गया, मानव संसाधन किस तरह काम करता है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। मानव संसाधन क्या होता है? मानव वो संसाधन होता है जो कहीं पर भी अपने राष्ट्र के लिए जो कार्य करता है, जिस व्यक्ति या डॉक्टर के रूप में या इंजीनियर के रूप में या मानसिक क्रिया हो या शारीरिक क्रिया अपना योगदान देने लगता है जब अपने राष्ट्र के लिए, तो वो मानव संसाधन कहलाता है। तो इसके मानव संसाधन को अगर सही तकनीक के साथ अगर काम करें तो और भी ज़्यादा और जल्द और ज़्यादा तरक्की होता है। तो इसमें मानव की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। कोई भी इंसान या मनुष्य अपने अगर काम करता है तो उसको सबसे पहले चाहिए क्या? सबसे पहले चाहिए भोजन की आवश्यकता, उसके बाद रहने के लिए घर, उसके बाद और शिक्षा, उसके प्रशिक्षण, सूचना, तकनीक, ये सब चाहिए रहने के लिए। मतलब मानव संसाधन को सही ढंग से कार्य करने के लिए इन सब बेसिक चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें भी जो होता है ना, भोजन, वस्त्र और मकान, शिक्षा, प्रशिक्षण। अब हम लोग आते हैं भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी की तरफ। ये क्या भौतिक पूंजी क्या होता है? फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये दोनों अलग अलग मतलब कामों में लगता है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं भौतिक पूंजी वह पूंजी है, मतलब भौतिक पूंजी वह क्रिया है जैसे कि हम लोग मशीन या औजार या कोई भी तकनीक, मशीन जो होता है जिसके बिल्डिंग बनाने में हो या कोई फैक्ट्री बनाने में हो या कोई कच्चा माल हो जिससे उत्पादन की क्षमता बढ़े, उसको क्या कहेंगे? फिजिकल, मतलब फिजिकल ह्यूमन कहेंगे। ठीक है, फिजिकल कैपिटल भौतिक पूंजी उसी को कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक चीज़ों का या कुछ भी चीज़ मतलब मशीन द्वारा उत्पादन की जाएगी, उसे क्या कहेंगे? भौतिक पूंजी। तो भौतिक पूंजी को तो हम लोग समझ गए हैं, जो मशीनी कार्यों को मतलब अंजाम देता है और मतलब तकनीकी सुविधा होता है, उसमें क्या होता है? उत्पादन की क्षमता बढ़ता है, उसको क्या कहेंगे? भौतिक पूंजी कहेंगे। अब मानवीय पूंजी, जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए काम करता है या कोई भी मजदूरी करता है या कोई मतलब शिक्षक भी है या कोई इंजीनियर है, उसके काम के थ्रू अगर उसमें देश के लिए बेनिफिट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा। मानवीय पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर आप लोग तो समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं मानवीय पूंजी निर्माण और भौतिकी, मानवीय विकास, मानवीय पूंजी एवं मानवीय विकास के बारे में। तो कैसे होगा विकास, इसके बारे में हम लोग। तो अब आते हैं मानव पूंजी निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास। तो बच्चों हम इसमें देखते हैं कि मानव पूंजी निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास कैसे होगा, इसका बेसिस क्या होगा जो इसमें विकास करेगा मानव पूंजी निर्माण और अथवा मानवीय संसाधनों का विकास। तो मानव में सबसे क्या चीज़ होता है? सबसे पहले क्या होता है मानव को चाहिए? वो होता है जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बाइक अगर चला रहे हैं या कहीं पर पहुंचना होता है, वो एक साधन है बाइक, जो कि हम लोग कहीं पर जाने के लिए उसमें क्या लगता है? पेट्रोल लगता है या कोई उसमें मोबिल लगता है। उसी प्रकार
बहुत सारी चीज़ों का उसका बेसिस होता है, तब जा कर के वो हमको कहीं से कहीं तक पहुंचाती है। तो हम लोग उसी तरह मानव पूंजी में हम लोग देखते हैं तो मानव में सबसे पहले भोजन की आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। फिर आते हैं हम लोग भोजन के बाद शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है, कपड़ा, ठीक है। उसके बाद रहने के लिए मकान की आवश्यकता पड़ती है, मकान। उसके बाद स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य जो है मानव की बहुत बड़ी पूंजी होती है, तो ये स्वास्थ्य की भी ज़रूरत होनी चाहिए। आदमी स्वस्थ रहेगा तभी काम कर पाएगा सही ढंग से। उसके बाद क्या है, शिक्षा। ये जो शिक्षा है, शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि शिक्षा का होना हर मानव के लिए सही सुचारू रूप से कार्य कर सकता है शिक्षा में। उसके बाद क्या है, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का भी होना बहुत ज़रूरी है शिक्षा से उच्च स्तर को बढ़ावा मिलने के लिए, और प्रशिक्षण के द्वारा ही हम लोग को कार्यों को आसान कर सकते हैं, तो प्रशिक्षण। उसके बाद है सूचना। सूचना एक तकनीक है। सूचना तकनीक से हम लोग आगे मतलब पहुंच सकते हैं, जल्दी जल्दी कार्य का अंजाम दे सकते हैं, तो सूचना तकनीक, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि ये क्या हुआ, भोजन पहला नंबर। दूसरा नंबर हो गया मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कपड़ा। उसके बाद मकान तीसरा नंबर, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, आदमी को स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आते हैं शिक्षा पाँचवा नंबर, प्रशिक्षण छठा। उसके बाद सातवां सूचना तकनीक। तो हम लोग देखते हैं कि भोजन, तो अब आते हैं हम लोग भोजन की तरफ। मानव पूंजी के निर्माण अथवा मानवीय संसाधनों के विकास के लिए पहले भोजन अगर आदमी को ना मिले तो वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा, ना शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से वो कार्य नहीं कर सकता। तो भोजन ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मानवीय पूंजी को बढ़ाने के लिए, तो हम लोग इस भोजन को एक नंबर में। उसके बाद और दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ है वो है कपड़ा। कपड़ा बहुत ज़रूरी चीज़ है अपने शरीर को ढकने के लिए और मौसम की मार से लड़ने के लिए। जैसे ठंडी के लिए अलग कपड़ा, गर्मी के लिए अलग कपड़ा, जो कि मौसम की मार से बचने के लिए ये कपड़ा पहन सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मानवीय संसाधन पूंजी में, ठीक है। उसके बाद आते हैं मकान। यह मकान जो है आराम करने के लिए, मकान का भी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, जो कि दिन भर आदमी काम कर सकता है, उससे आराम कर सकता है, उसमें आराम करने के लिए होता है मकान। अब उसके बाद मकान की ज़रूरत होगी। उसके बाद स्वास्थ्य एक तरह का पूंजी है मनुष्य के लिए। स्वास्थ्य बहुत बड़ा पूंजी है। अगर ये आदमी स्वस्थ और हेल्दी नहीं रहेगा तभी वो काम अच्छा सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता। तो सही ढंग से मतलब स्वस्थ आदमी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी मानव संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है। तो स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है मानवीय संसाधनों में। उसके बाद आते हैं शिक्षा। ये जो शिक्षा है पाँचवा नंबर, जो ये बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा में क्या होता है, जैसे इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, उसी तरह इंसान को आज के दौर में शिक्षा की ज़रूरत उतना ही पड़ती है जितना कि ऑक्सीजन का सांस लेने के लिए। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा, एजुकेशन, इल्म, जो कि इसके होने के बाद, शिक्षा के होने के बाद आदमी ज़्यादा जागरूक हो जाता है। जागरूक होने के बाद वो सही ढंग से काम कर पाता है। तो इसका शिक्षा का भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है प्रशिक्षण। तो अब आते हैं क्या प्रशिक्षण के बारे में। तो प्रशिक्षण क्या होता है, जो हमें शिक्षित करता है परिश्रम करने में, जो मतलब हमको डायरेक्शन जो बताने वाला रहता है, जो कि हम लोग को इंजीनियर इस प्रकार से बनाइए, मतलब वो होता है ना एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी आकार को बताने वाला कि इस ढंग से किया जाए तो कार्य एकदम अच्छी तरह से चलेगा। तो वो प्रशिक्षण बताने वाला, जो शिक्षा के बाद ही मतलब इसका सुचारू रूप से कार्य किया जा सकता है, तो प्रशिक्षण। उसके बाद सूचना है। तो सूचना को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि अगर सूचना में टाइम की बचत होती है।
अगर सही ढंग से सूचना आ जाए या कोई खबर मिल जाए, ठीक है, उसमें काम करने में आसानी होती है। जैसे कि हमको यहाँ से प्रबंधन के बारे में, तो प्रबंधन ये होता है क्या कि शिक्षा के स्तर से ही प्रबंधन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये जो है ना तकनीक रूप से काम करता है, जो कि इस तकनीक से काम करने पर प्रबंधन के दर पर रात इसका उत्पादन दर दिन दुगुनी रात चौगुनी हो जाती है। तो हम लोग देख लिए बच्चों कि मानव पूंजी निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास, भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक, प्रबंधन। तो अब आते हैं हम लोग जनसंख्या, पॉपुलेशन, यानी कि आबादी जो है ना वो मानवीय साधन का काम करती है, मानवीय संसाधन का काम करती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का भारत में आबादी, सबसे ज़्यादा आबादी हम लोग देखें तो चीन में है। चीन में आबादी बहुत ज़्यादा रहती है, मानवीय संसाधन जिसको कहते हैं। तो ये चीन में कम से कम 140 करोड़ होगा। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले भारत, जो कि दूसरे नंबर पर है, 130 करोड़ या 125 करोड़ आबादी होगी। तो हम लोग देखते हैं कि भारत की आबादी, भारत के आज़ादी के समय आबादी 33 करोड़ थी। आज़ादी के समय भारत की आबादी 33 करोड़ थी, जो अब आकर के 125 करोड़ हो गई है। अब आते हैं हम लोग जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या क्या है? देश की आबादी। तो देश की आबादी में जो आदमी कार्य करता है और जो पैसा रेवेन्यू होता है उसको क्या कहेंगे? देश की मतलब मानवीय पूंजी कह सकते हैं। देश में मानव पूंजी होती है। तो देश के राष्ट्र जनसंख्या का अभिप्राय मनुष्य की आबादी से है। यह राष्ट्र के लिए कार्य करता है और इससे उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन करता है, सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो सहयोग देता है जनसंख्या, जिसमें मनुष्य ही उसमें कार्य करता है। कुछ भी चीज़ बनाने के लिए मनुष्यों का ज़रूरत वहाँ पड़ती है, लेबर के रूप में या कोई कार्यकर्ता के रूप में। तो इसमें पॉपुलेशन बहुत मायने रखती है। तो हम लोग के देश में आज़ादी के समय भारत में 33 करोड़ आबादी थी, जो कि अब 2011 सेंसस के अनुसार 125 करोड़ कम से कम लमसम आबादी होती है। अब आते हैं बिहार की जनसंख्या के बारे में। तो बिहार की अगर जनसंख्या की बात करें तो बिहार तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। तो ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, मतलब राज्य है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें कम से कम देश का 11.8% आबादी रहती है। भारत का 11.8% आबादी बिहार में रहती है। आबादी बिहार में रहती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आबादी, इतने बड़े आबादी को काम चाहिए, काम होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।